नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला के इस पॉडकास्ट नवचेतना में। और नवचेतना में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। साथ ही हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उन समस्याओं के समाधान को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। मगर आज इस विशेष कार्यक्रम में बात समाधान की नहीं होगी। आज बात होगी एक साथ एक राह पर चलने की। आज बात होगी उन सपनों की जो हम तुम मिलकर देखते हैं। आज बात होगी तेरे मेरे सपने की। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनघा लौडेकर जी। मैम डायरेक्टर हैं ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी की, साथ ही बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि वैवाहिक जीवन से पूर्व युवाओं का किस बात पर ध्यान होना चाहिए? अब ऐसा है कि विवाह करना तो हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन जब कोई ये चॉइस करता है तो उनको उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। विवाह एक ऐसा पायदान है जिस पर चलने के बाद पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ भी बदल सकती है। तो इन सब की जानकारी उनको अच्छी तरह से होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आजकल युवाओं में इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक प्रकार का एक थ्रेट है या प्रोक्रास्टिनेशन भी होता है। तो मेरे ख्याल से 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स उन्होंने उसमें ध्यान में लेने चाहिए। पहली तो एक है कि ठीक से जानकारी ले कि मैं विवाह क्यों करने जा रहा हूँ, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, बुज़ुर्ग लोग क्या कहते हैं, जिन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया है वो क्या कहते हैं। तो जानकारी लेना पहली स्टेप है। जानकारी के बाद थोड़ी थोड़ी समझदारी आ जाएगी। जब विवाह करने वाले या करना चाहने वाले जो भी युवा है वो जब अपने अंदर झांक के देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो किस दिशा में विचार कर रहे हैं, उनका क्या स्टेक पे लगा है, उनको क्या अपेक्षाएं हैं। जब ये समझदारी धीरे धीरे आ जाएगी तो फिर जिम्मेदारी की बात आती है। यानी पहले जानकारी है, फिर समझदारी है, और समझदारी आने के बाद फिर जिम्मेदारी लेने के लिए खुद में क्या बदलाव करने चाहिए ये उनको सोचना पड़ता है। हमारे संस्कृति में एक बहुत अच्छा शब्द है विवाह के लिए जिसे कहते हैं सहजीवन। तो सहजीवन का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बहुत अच्छी तरीके से करने का मैंने प्रयास किया था मेरे एक संशोधन प्रबंध में। स का मतलब है सहृदयता। यानी जब किसी इस प्रकार की रिश्ते की बात होती है तो उसमें सहृदयता का होना यानी एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों एक दूसरे के प्रति भावुक नहीं होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से भावनिक दृष्टि से भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक ये बैरियर ख़त्म नहीं होगा जी। तो जब सहृदयता होगी तो झट से दूसरे को मदद करने को जी करेगा। सहृदयता होगी तो दूसरे का दुख अपना लगने लगेगा और उसमें भी एक शेयरिंग की भावना आ जाएगी। तो सहृदयता मेरे ख्याल से इस रिश्ते का बेस है। सहजीवन में दूसरा जो अक्षर आता है वो है हक, ह जी। तो ह यानी सिर्फ हक नहीं है, हक भी है और कर्तव्य भी है। तो हक और कर्तव्य दोनों का समतोल जिस रिश्ते में हो, ऐसा रिश्ता अगर वो युवा बनाना चाहे तो उसको उससे ज़्यादा आनंद मिलेगा, ज़्यादा समाधान मिलेगा। कि सहृदयता तो है लेकिन मुझे अपने हकों की भी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो मेरा कोई भी शोषण कर सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ हकों की जानकारी होना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे हम देखते हैं कि मेरा हक मुझे मालूम है लेकिन दूसरों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है उसके बारे में अगर मैं नहीं जानती हूँ या नहीं विचार करती हूँ तो मैं दूसरों का शोषण करने लगती हूँ। तो इसके लिए सहृदयता के साथ हक और कर्तव्यों का समतोल। तीसरा मुद्दा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है जी। अब ये जी क्या है? तो जी का मतलब है जितौ उभयौ, मतलब दोनों की जीत होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की शादी की बात करते हैं तो वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे है जी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे से हावी है या कम है। शिक्षा में कम ज़्यादा हो सकता है, आर्थिक स्थिति में कम ज़्यादा हो सकता है, ऊंचाई में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट के बारे में एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो एक दूसरे के बराबर के हिस्सेदार है जी। तो इसलिए ऐसे उनके जब डायलॉग्स होते हैं या उनके बिहेवियर्स होते हैं या उनका एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट देना होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ऐसा सोचेंगे कि जो भी करना है हमको एक
दूसरे के साथ करना है, और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जब कभी मतभिन्नता आ जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि जिससे दोनों को लगे कि मेरा कुछ तो बना है इससे, यानी मेरी भी जीत हुई है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हार की बाजू में ही हूँ। तो जीतो उभयो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 3 चीज़ें कब बनेंगी, तो चौथा मुद्दा जो है व का है। व का मतलब है वचनबद्धता, यानी जो भी हम करने जा रहे हैं, जो रिश्ता निभाना है, उसमें हमें अगर कमिटमेंट नहीं लानी है, ला सकते हैं। कमिटमेंट नहीं आएगी तो जितो उभयो भी नहीं आएगा, एम्पैथी भी नहीं होगी, और कर्तव्यों का और हकों का समतोल भी नहीं आएगा। यानी जो भी हम दूसरे के लिए करना चाह रहे हैं, मुझे थोड़े कष्ट पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कमिट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के पीढ़ी को सबसे ज़्यादा डर जो है वो कमिटमेंट का है, कि एक बार मैंने हाँ बोल दिया तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो मुझे सालों साल यही रिश्ते को आगे लेके जाना पड़ेगा। इस प्रकार के जो एक एंग्जाइटी रहती है उनके मन में, उसकी वजह से वो कतराते हैं। तो ये कतराना जो है वो एक तरीके से खुद को भी, मतलब खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस न होने के जैसा है, ऐसा मुझे लगता है जी। क्योंकि इतने रिश्ते आप बचपन से निभाते आ रहे हो, अपने माता पिता के साथ है, अपने भाई बहनों के साथ है, अपने सहपाठियों के साथ है। तो ये रिश्ता तो कोई ऐसे एकदम दूसरे ग्रह से आया हुआ रिश्ता नहीं है कि जो आप निभा नहीं सकोगे कमिटमेंट के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण जो 5वां मुद्दा है वो है नवीनता, यानी ये सहृदयता भी है, हक और कर्तव्यों का समतोल भी है, जीत दोनों की ये भी है, वचनबद्धता भी है। लेकिन ये जब मोनोटोनस होने लगता है तो उसमें दरार आ जाती है। तो इसलिए दोनों का आपस में संवाद होना, सहवास होना, जिसमें नए नए कुछ चीज़ें वो ढूंढ निकाले, जिससे उनका जो एक ताज़ापन है वो बना रहना, ये जो 5 चीज़ें हैं किसी भी रिश्ते की, ये मेरे ख्याल से शादी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं। मैम बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और अगर 3 बात मैं इसमें से निकालूं तो रिश्तों में प्राचीनता भी होनी चाहिए और नवीनता भी। बिल्कुल। हक निर्धारित होने चाहिए और कर्तव्य परिभाषित होने चाहिए। और जो बहुत खूबसूरत बात आपने कही मैम कि रिश्तों में हार जीत नहीं होती, रिश्तों में सिर्फ जीत और सिर्फ जीत ही होती है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा मैम, क्या खूबसूरत रिश्तों का कोई एक दिन का सफ़र होता है या ये यात्रा बहुत लंबी है? खूबसूरत रिश्तों का सफ़र एक दिन में तो बिल्कुल होगा ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अनफोल्डिंग प्रोसेस है। यानी खूबसूरती, जैसे हम कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, है ना जी। तो किसी को कुछ चीज़ें खूबसूरत लगे, दूसरे को वो ना लगे, ये भी संभव है। लेकिन जब दोनों मिलके इस रिश्ते को अनफोल्ड करने का प्रयास करेंगे तो कुछ चीज़ें उनको एक दूसरे में कम भी लग सकती है, लेकिन उसके बारे में अगर वो ट्रांसपेरेंट है, उनकी बदलने की तैयारी है, तो फिर ये जर्नी जो है ये जर्नी मतलब रूटीन मीनिंग से खूबसूरत नहीं भी हो, मतलब उनको काफ़ी सारे कष्ट भी उठाने पड़े, फिर भी उनके मन में वो तरोताज़ा रहती है। तो प्रोसेस जो है बढ़ने की एक दूसरों के साथ, यानी मैरिटल रिलेशनशिप में अगर दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोइंग विथ ईच अदर, ग्रोइंग फॉर ईच अदर, तो ये अगर उनकी भूमिका है शादी के पहले और इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा है, तो मेरे ख्याल से ये जर्नी जो है बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। और ये ब्यूटीफुल बनने के लिए ये तेरे मेरे सपने एक दूसरे के साथ शेयर होना और इन सपनों को हमारे सपने में परिवर्तन करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। जी मैम, अभी आपने बात की थी नवीनता की। जब रिश्तों को सालों साल हो जाते हैं तो पति पत्नी को ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए कि रिश्तों में नवीनता बरकरार रहे? तो नवीनता जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आती है, ऐसे नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस समझने की ज़रूरत है। छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, कभी एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकालना है, कभी एक दूसरे के साथ जिन चीज़ों पे हमेशा बातें करते आते हैं, ऐसे जो बहुत म्यूंडेन चीज़ें रहती है, उससे परे जाके कुछ अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ खोल के करे। जो आम तौर पे जो छोटी छोटी चीज़ों में जो रुकावटें आती है, मोनोटोनी आती है, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ छोटा साहस करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उनको उपलब्ध भी हो और जो उनके मन में एक दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों को आनंदित करने के लिए उनके मन में आती हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके लिए सिर्फ मॉल में जाके नई चीज़ें खरीदना या नए गैजेट्स खरीदना
यही उसका डेफिनेशन नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। मैम, मुझे एक चीज़ आपसे ये भी पूछनी है, भारत 30 त्योहारों का देश है, उत्सव धर्मिता को हमने धर्म से जोड़ा है। क्या आपको लगता है कि आज जब हम 30 त्योहारों को कम मनाने लगे हैं, हम उत्सव को कम मनाने लगे हैं, तब क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि उस नवीनता को कहीं ना कहीं कम होने का? मुझे ऐसा लगता है कि उत्सवों को मनाना और उत्सवों को नवीनता से मनाना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिलीव्स बदलते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं। अब जब विज्ञान आ गया है तो विज्ञान की दृष्टिकोण से भी जो नई जनरेशन है वो विज्ञान की दृष्टिकोण से त्योहारों को देखती है, लेकिन वो उसमें भी नया अर्थ भर सकते हैं। जैसे अब बहुत फेमस जो त्योहार है वो छठ पूजा का है, या फिर करवा चौथ मनाने के लिए दिन भर का उपवास रखना है और फिर शाम को वो आरती उतारनी, ये तो है, चीज़ें आ रही है। लेकिन उससे कुछ अलग भी चीज़ अगर कोई कहता है कि हाँ करवा चौथ का मतलब क्या है, अगेन कमिटमेंट टू ईच अदर, तो ये कमिटमेंट हम अलग तरीके से मनाएंगे। शायद मैंने उसको कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तो उस दिन मैंने वो प्रॉमिस पूरा किया, तो वो करवा चौथ ही हो गई ना उनकी जी। तो इस प्रकार से उनको उसमें कौन सी चीज़ों में मीनिंग लगता है, वो क्या नया अर्थ दे सकते हैं, इसकी अगर सोच विचार करके उसको ट्रेडिशन के साथ जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर होगा। क्योंकि फिर वो रिपल्शन में नहीं जाएंगे, अरे इसमें क्या मीनिंग है, ये करना बिल्कुल फिजूल बात है, ऐसा न होते हुए हमें जो मीनिंग उसमें ढूंढना चाहिए वो मीनिंग ढूंढने के लिए हम खुद आइडियाज़ मतलब नई लाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं फिर से वही बात कहूँगा कि नवीनता को प्राचीनता से जोड़ना ज़रूरी है और आस्था को आधुनिकता से। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।